जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के गणित में वृत्त को, जो कि आपका 10वां चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले भूमिका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और इस क्रियाकलाप को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आपका प्रश्नावली 10.1 भी बनाएंगे और इसके पहले आपका एक जो प्रमेय है 10.1 को सिद्ध करेंगे हम लोग। और फिर इसमें जो भूमिका वगैरह दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यह आपका चैप्टर है वृत्त। तो वृत्त में सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है आपका कि वृत्त की परिभाषा क्या है। तो वृत्त को हम लोग दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ये आपका पहला परिभाषा क्या होता है, जो कि आपके बुक में भी दिया गया है, और मैं बता दूं कि वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल कहते हैं। और इसकी पहली परिभाषा जो है आपका कहता है कि किसी समतल में बिंदुओं का समूह जो कि एक नियत बिंदु से हमेशा नियत दूरी पर होती है या अचर दूरी पर होती है। नियत दूरी को ही हम लोग अचर भी लिख सकते हैं, अचर दूरी पर होती है। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो ये देखिए आपको यहाँ पर प्लेन दिख रहा है। तो प्लेन को आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। क्या है भैया? बहुत सारे बिंदुओं का यह प्लेन में समूह है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही बिंदु को सेलेक्ट करते हैं जो कि किसी फिक्स बिंदु से बराबर दूरी पर हो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक फिक्स बिंदु हमने लिया है। अब इसके बाद जो है यह बिंदु को हम लिए, इसकी दूरी जितनी है, फिर इसके बाद जो है इस बिंदु को लिए, इसकी दूरी जितनी है बराबर है। इसके बाद जो है इस बिंदु को नहीं लेंगे, यहाँ पर बिंदु है तो नहीं लेंगे। इसके बाद वही बिंदु को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमेशा बराबर दूरी पर रहती है। तो इस तरह से बिंदु को अगर हम मिलाते हैं और बिंदु घना हो, पूरा घना हो, कहने का मतलब जस्ट एक से सटा हुआ एक बिंदु हो, तो हम क्या देखते हैं कि एक वृत्त के तरह आकृति हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वही चीज़ हो गया, किसी समतल में बिंदुओं का समूह जो कि एक नियत बिंदु से, यह जो नियत बिंदु था इससे हमेशा नियत दूरी पर रहती है, नियत दूरी पर रहती है। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई बिंदु यहाँ पर है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये परिभाषा का अर्थ इस तरह से हमारा निकलता है। अब दूसरा परिभाषा कहता है, तो भी हमारा सर्कल ही बनता है। तो दूसरा परिभाषा कहता है किसी समतल में बिंदु का बिंदु पथ। तो बिंदु का बिंदु पथ को ही हम लोग वृत्त कहलाता है। बिंदु का बिंदु पथ ही हम लोग वृत्त कहलाता है। अब देखिए ये पेन की नींव को देख रहे हैं, ये क्या है? अगर कहीं रखें तो एक बिंदु है ना। अब ये पेन अगर हमारा चल रहा है तो ये क्या हो रहा है कि पथ को प्रदर्शित कर रहा है कि किधर किधर चला, यह पथ को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह से चलाएं कि यह किसी नियत बिंदु से हमेशा बराबर दूरी पर रहे। एक नियत बिंदु हम ले लिए और उसके बाद यहाँ से इसको चलाना, इस बिंदु को हम चलाना शुरू किए, बिंदु का बिंदु पथ, और इस तरह से चला रहे हैं कि इसकी दूरी हमेशा बराबर रहे। इसकी दूरी जो है हमेशा क्या हो? बराबर हो। तो बराबर हो तो ये क्या होगा कि आपका एक वृत्त बन जाएगा। उसके बाद आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक लकड़ी ठोक दीजिए ज़मीन पर और उसके बाद जो है एक रस्सी से आप बांध लीजिए। अब बांधने के बाद जो है इसको पकड़ के आप घूम जाइए चारों तरफ, घूम जाइए चारों तरफ। क्या होगा? तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वही पथ आपको क्या दे जाएगा? एक वृत्त दे देगा। और हम लोग जानते हैं कि यह जो फिक्स यानी कि नियत बिंदु होता है, इसको वृत्त का हम लोग केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग सेंटर कहते हैं। और यह जो नियत दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर हम यह केंद्र से होकर पूरा इसको इस तरह से मिला दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये सभी की जानकारी आपको क्लास 9 में ही हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लोगों को जो समझना है कि एक वृत्त हो गया आपका। अब वृत्त के साथ हम एक रेखा को लेके आ रहे हैं।
किसके साथ? ये एक रेखा को। अब देखिए वृत्त के साथ एक रेखा भी है, ये आपका वृत्त हो गया और वृत्त के साथ ये एक रेखा है। उसके बाद एक वृत्त हो गया। अब वृत्त के साथ एक रेखा आपका ऐसे भी हो सकता है। ये आपका एक वृत्त है, वृत्त के साथ एक रेखा आपका ऐसे भी हो सकता है। तो कोई भी रेखा और वृत्त जो है मैक्सिमम 3 तरीके से ही वृत्त के साथ रह सकता है। तो इस तरह की रेखा को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कैसा रेखा कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर इस तरह से रेखा है तो इस तरह की रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? छेदक रेखा कहते हैं। और इस तरह से अगर रेखा है वृत्त को सिर्फ स्पर्श कर रही है तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट कहते हैं और उसके बाद छेदक रेखा को हम लोग सिकेंट कहते हैं। उसके बाद अप्रतिच्छेदी रेखा को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा हम लोग किसको कहते हैं। और इस चैप्टर में आपका स्पर्श रेखा पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। स्पर्श रेखा के बारे में ही हम लोग को मैक्सिमम पढ़ना है। इसके बावजूद आप एक चीज़ देखे होंगे, कुआं पर जो है एक पुल्ली लगा रहता है और ये पुल्ली पर हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी को रख देते हैं और उसके बाद जो है कोई आदमी जो है पानी का बाल्टी जो है इससे होकर खींचता है ऊपर के तरफ। ये आपका कोई आदमी जो है इसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वृत्त समझा जाए तो ये आपका स्पर्श रेखा के तरह है, ये आपका स्पर्श रेखा के तरह है। तो स्पर्श रेखा के बारे में आपका यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन था, इसीलिए मैंने चर्चा कर दिया। बुक में आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न आता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा यही होगी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो भैया इसको जो है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, हम भी इसको लिख देते हैं। यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो कि वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको स्पर्श रेखा। अब देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, आपका क्रियाकलाप है दिया गया। क्रियाकलाप को आप चाहे तो समझ लीजिए और समझना अच्छी बात रहता है। यही आपके बुक में एक क्रियाकलाप है। तो इसमें क्या कह रहा है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक कोई वृत्त हो गया। अब वृत्त का किसी एक बिंदु पर हम लोग क्या किए कि रेखा खींचना प्रारंभ किए। तो ये हम रेखा खींचते हैं तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यह। उसके बाद एक दूसरा रेखा खींचते हैं तो फिर यह भी आपका इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये A1 पर और ये A2 पर। यहाँ देखिए बिंदु P जो है, ज्यों-ज्यों यह रेखा हम खींचते जाएंगे यह आपका P के नज़दीक आते चले जाएगा। देख रहे हैं आपका A1 दूर में था, फिर A2 P के ज़्यादा नज़दीक हुआ, A3 P के ज़्यादा नज़दीक हुआ, फिर उसके बाद और हम रेखा अगर खींच दें तो यह आपका और नज़दीक हो गया। तो इस तरह से अगर इसको हम और नज़दीक लाते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी हमारी कि यहाँ पर यह जो रेखा है P पर ही आ जाएगा। जब यह पॉइंट आपका खिसकते ये पॉइंट आपका खिसकते जो है P पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो रेखा हमारा प्राप्त होता है यही हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। तो यही चीज़ की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट तक पहुँचते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक ही
स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है, और एक ध्यान में क्या रखना है कि ये जो आपका दिया गया है क्या कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। तो जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए, तो ये जो हम यहाँ पर जितना भी रेखा खींचे हुए हैं ये क्या है, आपका छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या होता है कि वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। अब ये दोनों बिंदु जो है आपका ऐसा हो जाए कि संपाती हो जाए। क्या हो जाए भैया, संपाती हो जाए, एक ही जगह पे आ जाए, A1 A2 A3 A4 एक ही बिंदु पे आ जाए। इसी को हम लोग संपाती कहते हैं। जब एक पॉइंट A है और इसी पर दूसरा पॉइंट भी B है तो पॉइंट A B को हम लोग संपाती कहेंगे। तो संपाती होने की स्थिति में भी हमको क्या मिलता है, एक टेंजेंट मिलता है, यानी कि हमको एक स्पर्श रेखा मिलती है। और यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि यह जो आपका वृत्त है, वृत्त में हम लोग जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस एक बिंदु का जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु नाम देते हैं। क्या देते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद एक क्रियाकलाप और भी है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए कि इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वृत्त में बहुत सारा छेदक रेखा खींचा गया है। अब क्या होता है कि ये देखिए, अगर बीच में हम कोई लेते हैं तो यहाँ पर बीच वाला छेदक रेखा जो है आपका इसका जो जीवा है, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। यह जीवा की लंबाई जो है इधर जैसे जैसे आते हैं घटते चली जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर यह आपका एक ही बिंदु पर आ जाता है। छेदक रेखा का जो दो पॉइंट होता है यह एक ही बिंदु पर आ जाता है। तो इस स्थिति में भी स्पर्श रेखा बनती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया आपका नया, जीवा। जीवा हम लोग किसको कहते हैं, जरा से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या होता है कि किसी भी वृत्त का है ना के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड हम लोग कहते हैं। तो जीवा की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चाप किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्क कहते हैं। इसका भी परिभाषा जान लीजिए। तो वृत्त का टुकड़ा जो है आपका चाप कहलाता है। जैसे मान लीजिए चूड़ी आपका टूट जाता है ना, देखे होंगे माँ बहन का चूड़ी टूट जाता है। तो ये क्या होता है, जो भी टुकड़ा आप देखिएगा इस तरह से कर्व रहेगा, इस तरह से क्या रहेगा, छोटा टुकड़ा है तो कर्व रहेगा। तो इसी तरह से वृत्त के टुकड़ा जो होता है, वृत्त का टुकड़ा जो होता है, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। तो इसको अपनी भाषा में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वृत्त का खंड जो है ना, यानी कि वृत्त का टुकड़ा कहिए, वृत्त का टुकड़ा जो होता है ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। चाप कहलाता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका ए बी क्या हो गया, ये अगर ऐसे जाते हैं तो यह ए बी जीवा हो गया। अगर ए से बी तक आप ऐसे जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया। तो अगर ए बी लिखना है जीवा के बारे में तो हम एक सीधा लाइन यहाँ पर देंगे। ये ए बी से ही आपका चाप भी प्रदर्शित होता है। तो ए बी के ऊपर हम लोग इस तरह से कैप लगा देते हैं तो चाप हो जाता है। तो या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चाप ए बी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं जीवा ए बी लिख सकते हैं। तो जीवा और चाप में आप लोग अंतर समझ गए होंगे।
और यहाँ इसको भी समझ गए होंगे कि यह जो आपका कॉर्ड होता है, इसके अंदर जो लाइन है ना, वृत्त के अंदर जो आपका रेखाखंड है, ये सब आपका क्या होता है, जीवा, यानी कि कॉर्ड जिसको कहते हैं। अब जीवा आपका दोनों पॉइंट अगर मिल जाए तो यही आपका क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रमेय 10.1 पर। तो 10.1 पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप सुनिए कि आप जो है साइकिल देखिए चलाते हैं, साइकिल का पहिया क्या होता है, गोल होता है, इसमें बहुत सारे स्पोक लगे होते हैं। या बैलगाड़ी का पहिया क्या होता है, गोल होता है। अब यह रोड पर लुढ़क रही है, कहाँ पे लुढ़क रही है, रोड पर लुढ़क रही है, रोड पर जो है यह आपका चलती है। तो आप क्या देखते हैं कि गाड़ी का जो स्पोक होता है, साइकिल का जो स्पोक होता है, और यह जो रोड जो होता है, जो कि आपका स्पर्श रेखा की तरह आपको दिखेगा। अगर कॉपी में आप इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो स्पर्श रेखा की तरह दिखेगा। तो यह जो आपका त्रिज्या होता है, यह जो त्रिज्या होता है, यह इस पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जो जो लुढ़केगा तो ये जब यहाँ नीचे आएगा तो ये आपका लंब बना देगा। फिर ये लुढ़क के आपका नीचे आया इधर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, तो यहाँ आपका यह लंब बना देता है। तो इसी आधार पर आपका प्रमेय 10.1 है ना, 10.1 है। और 10.1 में क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए कि किसी एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इस प्रमेय में कहा जो गया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त का स्पर्श रेखा, ये वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। अब क्या कहता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये जो त्रिज्या आपकी जा रही है तो क्या होता है, ये लंब होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ लिखने के लिए अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिखेंगे कि माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, क्या है भैया, एक वृत्त है। और कोई बिंदु जो है आपका ये P है और ये O है। तो P, कोई बिंदु P से होकर क्या जा रही है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक ना। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि यह जो आपका OP है, OP जो है परपेंडिकुलर होगा इस XY के जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हम रचना में क्या करते हैं कि हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, A और B दो पॉइंट ले लेते हैं। अब इसको हम लोग मिला देते हैं और इसको भी हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ रचना में A तथा B जो है दो बिंदु AXY पर लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद OA तथा OB को मिलाया, OB को क्या कर दिया हमने, मिलाया। मिलाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये OB आपका छेदक रेखा हो गया, OA भी आपका क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। तो यहाँ O से लेकर यहाँ मान लीजिए ये तो आपका P1 हम मान लेते हैं, और इसको O से लेकर P1 तक त्रिज्या हो गया, O से लेकर P तक त्रिज्या होगा, O से लेकर ये P2 तक त्रिज्या हो गया। लेकिन B तक जो है हम देखते हैं कि OP1 और P1B इसमें बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से हमारा यह जो है आपका OP, अगर हम OP1 लिखें तो ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम OP लिखें और OP1 में P1B हम जोड़ दें तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि OP जो है लेस देन क्या हो जाएगा, OB के
OB से छोटा हो जाएगा। यहाँ तक कि OP जो है OA से भी छोटा होगा और OA जो है OB से भी छोटा हो जाएगा। यानी कि इसके अलावे हम P के अलावे कहीं भी कोई पॉइंट हम लेते हैं इस पर, तो वह आपका निश्चित रूप से इस OP से बड़ा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर किसी रेखा, कोई भी रेखा आपका हो गया, और जैसे यहाँ पर समझिएगा कोई भी रेखा हो गया और कोई भी बिंदु हो गया, तो किसी भी रेखा से कोई भी बिंदु की न्यूनतम दूरी जो होती है हमेशा लंबवत होती है। क्या होती है? न्यूनतम दूरी जो होती है हमेशा लंबवत होती है। अब देखिए कि अगर इस बिंदु से यहाँ से इस लाइन तक आपको कहा जाएगा एकदम जल्दी में पहुँचना है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे कि इधर से चलेंगे। इस लाइन को टच करना है तो आप इधर से जाएंगे तो लंबा रास्ता हो जाएगा, इधर से भी जाएंगे तो लंबा रास्ता हो जाएगा, तो सीधा क्या करेंगे? सीधा आप लोग आ जाएंगे। तो ये लंबवत दूरी ही सबसे छोटी दूरी आपकी होती है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी जो होती है, दूरी हमेशा, है ना, सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। अब सबसे छोटी दूरी आपका OP ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, XY के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है थ्योरम। समझ गए? तो इसको ठीक तरह से आप लोग लिख लेंगे, है ना, इस थ्योरम को। इस थ्योरम के बाद हमारा अगला जो है यह एक्सरसाइज 10.1 आता है। तो 10.1 को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ पर टिप्पणी पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है? उपर्युक्त प्रमेय से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये तो हम समझ गए कि किसी वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और ये जो त्रिज्या है आपका क्या होता है? ये अभिलंब होता है। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। अभिलंब भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, प्रश्नावली आपका 10.1। तो 10.1 जो है इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन देता है क्या कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर भैया कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हम जान रहे हैं कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन यह जो है वृत्त आपका बहुत सारे बिंदुओं का क्या है? कलेक्शन है, बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह है, समूह है। तो दूसरा बिंदु से दूसरा त्रिज्या, तीसरा बिंदु से तीसरा त्रिज्या, त्रिज्या कह रहे हैं स्पर्श रेखा, चौथे बिंदु से चौथा स्पर्श रेखा, पांचवें बिंदु से पांचवा स्पर्श रेखा। तो इस तरह से यह जो है बिंदुओं का बहुत सारा अनंत बिंदुओं का समूह है। इसीलिए यह कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं भैया? तो हम लोग कहेंगे अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना, यानी कि जिसको हम लोग अनंत भी कहते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है ना। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब देखिए वृत्त हो गया, इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। इसके बाद
एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब इसको समझना है। तीसरा नंबर, तो ये एक वृत्त हो गया और इस वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा है। अगर हम इस तरह से खींचें तो ये दोनों लाइन आपका समांतर हो गया। अगर हम क्या कहते हैं, किसी वृत्त को लिए हैं और उसके बाद ऐसे एक रेखा खींच दें, ऐसे एक रेखा खींच दें, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके कट ही जाता है, तो ये समांतर नहीं होता है। तो समांतर रेखाएं जो हैं कितनी खींची जा सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, एक और यह आपका 2। इसके बाद वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो वृत्त हो गया और उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु यही हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो P पर हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो रेखा PQ केंद्र से जाने वाली, तो रेखा PQ जो है केंद्र से जाने वाली एक रेखा जो कि Q पर इस प्रकार मिलती है, केंद्र से जाने वाली रेखा जो कि Q पर इस प्रकार मिलती है ना, कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद PQ की लंबाई निकालना है, तो ये PQ की लंबाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से ऐसे अगर मिला देते हैं तो हमारा प्रमेय 10.1 क्या कहता है, तो 10.1 कहता है कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है, यही कहता है 10.1। तो इसलिए ये लंबवत हो गई। अब ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये त्रिज्या 5 है तो यह भी 5 हो जाएगा। इसको आपको निकालना है तो आप यूज करेंगे किसको, पाइथागोरस को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में घटा देंगे हम लोग किसको, इस लंब के स्क्वायर को। तो 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बरबारे 44 से 5 25, इसको घटा दीजिए आप, तो यह रूट अंडर 119 निकल जाएगा। तो रूट अंडर 119 सेंटीमीटर हो गया और ये जो ऑप्शन है आपको कहाँ पे मिल रहा है, डी में मिल रहा है। इसके बाद आपको कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी आपका छेदक रेखा हो। तो ये कहता है क्या कि एक वृत्त है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में और एक रेखा दी गई रेखा है, तो इस दी गई रेखा के समांतर 2 रेखा खींचिए जो कि जिसमें कि एक स्पर्श रेखा है तो इसको स्पर्श करते हुए जाएगी, उसके बाद एक छेदक रेखा है तो इसमें एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना, दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया और ये आपका क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस लेक्चर को ठीक तरह से समझे होंगे और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।